बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलास स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस पर स्क्रूटनी कमेटी की आज रिपोर्ट जारी हुई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक 26 कुल अकाउंट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो स्टेट बैंक ने तफसीलात इलेक्शन कमीशन को जमा करवाई, लेकिन इब्तदाई तौर पर इतलात ये आई कि 75 अकाउंट शो हुए, जिसमें से 63 अकाउंट्स अभी तक मंजर आम पे नहीं आए, वो मख्फी रखे गए। 12 अकाउंट्स की तफसीलात जमा करवाई गई, लेकिन फिर हकायक मंजर आम पे रफ्ता रफ्ता आते रहे। जो ही उसका मतन लोग पढ़ते रहे, फिर हकायक भी तब्दील होते रहे। अब 26 अकाउंट्स में से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि 8 अकाउंट्स हमारे ऑफिशियल हैं जो अभी तक फाल हैं, जबकि दीगर अकाउंट्स में 8 अकाउंट्स ऐसे हैं जो गैर फाल हैं, और दीगर जो अकाउंट्स हैं वो हमारे मेन अकाउंट्स नहीं है बल्कि वो जैली अकाउंट्स हैं, और उनके जो तफसीलात हैं वो मंजर आम पे इसलिए नहीं लाई जा सकी कि वो जैली तौर पे इस्तेमाल होते रहे और ऑपरेट होते रहे। लेकिन इसके बाद कुछ शवाहिद मंजर आम पे ये आए कि नाकाबिले तरदीद सबूत साबित नहीं हो सके कोई भी दरखास्त गुजार की जानिब से जो फराहम किए गए थे, और अब उसको अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। ये तो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या बनेगा, इसी से बात का आगाज करते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट का अहाता क्या करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, सुबह से सुन रहे हैं, थक गए हैं सुन के तज्ज़िये, सियासी जमातों के रहनुमाओं के ट्वीट। मोहतरमा ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब इस हुकूमत का बचना मुमकिन ही नहीं है। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ चीज़ें कहना शुरू कर दिया। हसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने सुनी, इलेक्शन कमीशन के बाद ऐसे बाबर की भी सुनी। या सर, मैं आपको वो खबर देता हूँ जो चंद दिन बाद आपको साबित हो जाएगी। इस हमाम में सब नंगे हैं, वो एक मिसाल है ना। इस हमाम में सब नंगे हैं। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, आने वाले 8 से 9 दिनों में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों के भी अकाउंट्स की तफसील आ जाएगी। उनमें से बहुत से अकाउंट्स ऐसे होंगे जो इलेक्शन कमीशन के पास इन्होंने अपने रिकॉर्ड में या अपने जो परफॉर्मा है उस पर दिए ही नहीं होंगे। उसके बाद हालात ऐसे पैदा हो जाएंगे कि आज जो लोग शामियाने बजा रहे हैं, आज जो बड़ी बड़ी उछल कूद के बातें कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा। हर पार्टी अपने आप को बचाने के लिए कंप्रोमाइज़ की तरफ जाएगी। या सर, मैं जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, हर जमात अपने आप को बचाने के लिए कंप्रोमाइज़ की तरफ जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, मेरे पास इतलात ये है कि किसी भी सियासी जमात को फारिग नहीं किया जाएगा। इसके हवाले से भी टाइम लगेगा। मज़ीद रिपोर्ट्स के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आएंगी, कानूनी जो नुक्ते हैं वो सामने आएंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन किसी सूरत में भी अपने सर पर ये नहीं लेगा। मैं ये आपको वसूख से कह रहा हूँ, आने वाले वक्तों में, आने वाले दिनों में आपको नज़र आ जाएगा। ये रेफ़र कर दी जाएगी, और जब ये रेफ़र कर दी जाती है तो उसमें उसके बाद किसी जगह ये मौजूद नहीं है। कानूनदान तो कुछ कह रहे थे जनाब नहली हो जाएगी, फलां हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं होगी। मेरी इलेक्शन कमीशन के किसी ज़िम्मेदार शख्स से बात हुई, उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन जो है वो किस तरीके से इनको गैर फाल कर सकता है, किस तरीके से वो इन्हें फाल करता है। ऐसा नहीं होगा। एक रिपोर्ट है, बाकी रिपोर्ट्स आएंगी, सबकी रिपोर्ट्स आएंगी, मुश्तरका तौर पर रिपोर्ट जारी की जाएगी, और उसके बाद कहा जाएगा कि अगर इसमें किसी जगह करप्शन है, कोई चीज़ ऐसी है जो जुमरे में आती है करप्शन के, तो उसको सामने लाया जाए। आज एक कानून मौजूद है। या सर, आप अगर कोई एप्लीकेशन देते हैं किसी के खिलाफ करप्शन की, तो उसके सबूत देना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए तो आज इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अकबर एस बाबर की तरफ से जो शवाहिद दिए गए थे वो नाकाबिले तरदीद नहीं है, वो हम उसी की बुनियाद पे अदालत में नहीं जा सकते। जी, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये सब जो है शोर मचा है, शोर मचेगा। बहुत सी चीज़ों से तवज्जो हट गई है। आज का इशू यही था, ये इशू था, यहाँ परवेज़ रशीद और मरियम साहब की ऑडियो जो लीक हुई है, जो हाई बाहर, वो इशू था। इसके अलावा तो कोई इशू नहीं था। और ये 2, 4, 6, 10 दिन, 15 दिन यही इशू चलेगा। उसके बाद किसी सियासी जमात के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ। ये जो आप ट्वीट श्वीट जितने हैं ना, ये आज के दिन तक रौनक है, कल मजीद रौनक होगी, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि वो इल्ज़ामात जो लगाए गए हैं उसे साबित कोई नहीं कर सका। अच्छा, इसी तरह मुस्लिम लीग नून पर लगने वाले इल्ज़ामात को भी तहरीक इंसाफ साबित नहीं कर सकेगी, पीपल्स पार्टी पर लगने वाले इल्ज़ामात को भी तहरीक इंसाफ साबित नहीं कर सकेगी। अब आप आ जाए ना, आपने जो अकाउंट्स दिए हैं इन सियासी जमातों के, मैं आपको ये वो बता रहा हूँ जो टेक्निकल चीज़ समझने वाली है। एक अकाउंट आपने दे दिया कि ये 10 अकाउंट है। अब आपने जो अपना एक परफॉर्मा दिया हुआ है उसमें आपने कहा जी हमने अपनी इलेक्शन पे इतना खर्चा किया,
इलेक्शन पब्लिसिटी पे इतना हुआ, इलेक्शन कैंपेन पे इतना खर्चा हुआ, वो पैसे किसी और अकाउंट में से वहीं से गए और उसके बाद ये इतने इतने अखराजात कहाँ पे हुए। अब जब उन अखराजात को देखेंगे, आप उन चीज़ों को देखेंगे, तो कोई एक सियासी जमात ऐसी नहीं है जिसने उन अखराजात की मद में अकाउंट से पैसे उस तरह निकाले। मिसाल के तौर पे मैं ये वो बात कह रहा हूँ जो रिकॉर्ड पे आ चुकी है, चंद दिनों में सामने हो जाएगी। तो मिसाल के तौर पे यासर कि आप 1 अरब रुपये के फंड फॉरेन फंडिंग है आपके पास, आपने कहा जी हम ये अपनी तंजीम के लिए पार्टी फंड है। अब पार्टी फंड किसी जगह तो लगना है ना। अगर एक पार्टी फंड आप कहते हैं जी जनाब आज से 15 दिन पहले मैंने फला जगह पे हमने एक जलसा किया, उसके इतने खर्च है, लेकिन फॉरेन अकाउंट से चेक किया जाता है तो उसकी अदायगी हुई नहीं होती। अदायगी अकाउंट से होनी है ना, उसकी अकाउंट से अदायगी नहीं हुई होती, तो इसका मतलब है ना साबित होगा ना कुछ चीज़ होगी। मैं क्या कह रहा हूँ, ये एक ड्रामा है। वो कहते हैं ना मदारी आया, उसने डुगडुगी बजाई और लोग तमाशा देखने बैठ गए। जब तमाशा मुकम्मल हो जाएगा 2, 3, 4 दिन लोग डिस्कस करेंगे यार बड़े कमाल का तमाशा था, उसके बाद भूल जाएंगे। ये कुछ नहीं होने वाला। अगर होगा तो पाकिस्तान की एक भी लीडिंग जो सियासी जमातें हैं इनमें से एक भी लीडिंग सियासी जमात नहीं बचेगी। मुझे कोई एक सियासी जमात दिखाइएगा जो बचेगी। यहाँ पे तो मजहबी जमातें मेरी बचेंगी। मैं कह रहा हूँ तो आपको नहीं पता, मौलाना फजल रहमान साहब की फंडिंग का एक हमारे ही प्रोग्राम में बंदे ने दिया था, फिर कहाँ से किसको क्या मिला, क्या किसको नहीं पता कि सियासी जमातों के साथ मजहबी जमातों को कहाँ से कौन फंडिंग करता है और उस फंडिंग के क्या सबूत हैं, वो फंडिंग कहाँ से आती है। फॉरेन फंडिंग बहुत ज़्यादा है हर सियासी जमात की, मैं कह रहा हूँ एक की नहीं। इसलिए इस मामले को आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता दब जाएगा और ये मामला सिर्फ एक मैं ये कह सकता हूँ ये शायद ये मामला सिर्फ किसी के पास बतौर हथियार रह जाए कि अगर किसी को दबाना हो तो ये कहा जाए कि इस मामले को हम उठा सकते हैं। आप मेरा इशारा समझ गए हैं, मैं जो कहना चाहता हूँ ये हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं है या सर कुछ भी नहीं है। ऐसे ही हम सारा दिन रात इस पर कह रहे हैं। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि फॉरेन फंडिंग केस में इतना ही कुछ होना था जो हो गया। अगर आप वो अदालत में नहीं जा सकते इलेक्शन कमीशन, तो फिर क्या बनेगा? क्या तहरीक इंसाफ नाहिल हो जाएगी? क्या जमात ख़त्म हो जाएगी? नहीं। इसी तरह उन्होंने कुछ अकाउंट्स जो हैं मुस्लिम लीग नून के निकाले हैं कि जनाब इनका तो जिक्र ही नहीं है, वो भी कुछ नहीं होगा। पीपल्स पार्टी का उसका भी कुछ नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना सिर्फ आवाम की तवज्जो हटाने के लिए और हर रोज़ के एक नए इशू को सामने लाने के लिए है। सर ये मैं आपको आज के प्रोग्राम में ये ब्रेक कर रहा हूँ कि किसी जमात के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये फैसला हो चुका है। यानी फॉरेन फंडिंग का नुक्ता जो है बतौर हथियार हाथ में रहेगा किसी के, जब ज़रूरत पड़ेगी उसे आजमा भी लिया जाएगा। तो नाज़रीन इसी पे मजीद भी बात करेंगे और मंजरनामे पे भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन फॉरेन फंडिंग केस पर भी बात होगी और आज की जो वफाकी काबीना के इजलास की कार्रवाई थी उस पर भी तफसीली रोशनी डालेंगे। अपोजिशन के इल्ज़ामात का जवाब हुकूमती रहनुमाओं से लेंगे और ये देखेंगे कि अपोजिशन के जो इल्ज़ामात हैं उनमें किस हद तक सच्चाई है और अपोजिशन का जो मौक़िफ़ है उसे वफाकी हुकूमत किस नज़र से देखती है। इसी बारे में बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बानी अरकान में शामिल है रुकन कौमी असम्बली आमिर महमूद कियानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कियानी साहब बहुत मशकूर है आपका इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। कियानी साहब, अगर आज फॉरेन फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को देखा जाए तो 26 अकाउंट टोटल थे। 31 करोड़ की अब बातें हो रही हैं कि 31 करोड़ का आप उसका आना और उसकी रसीदें आप साबित नहीं कर सके। तो अपोजिशन ने जो आज इल्ज़ामात लगाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फंस गई, अब इसका मुस्तकबिल तारीख है, तो ये सारे इल्ज़ामात और कमेटी की जो रिपोर्ट है इन दोनों में मुताबिकत कितनी है? थैंक यू वेरी मच। बात ये है कि मैं वो खुश तो बेचारे जब इनके खिलाफ पनामा का फैसला है तब भी मिठाइयाँ बांट रहे थे, उनको अभी सेंस ही नहीं है ना, क्योंकि दे डोंट नो द डिटेल्स। तो जो सारी चीजें होती है वो डिटेल्स में होती है। ये जो फॉरेन फंडिंग को समझना होगा, ये फॉरेन फंडिंग केस था। फॉरेन फंडिंग की जो हमारे अकाउंट थे वो सारे डिक्लेयर थे और फॉरेन फंडिंग के हवाले से जो तमाम चीजें थी वो हमने प्रोड्यूस कर दी थी। जो बाकी आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की फवाद चौधरी ने, वो बड़ी सिंपल थी कि वो लोकल अकाउंट जो आपके जो सेंट्रल अकाउंट था उसके अलावा जो लोकल अकाउंट थे जहाँ से सेंटर में हम अपने ऑफिस को मतलब पैसे देते थे, जो पेशावर का हो गया या लाहौर का हो गया, जो एक स्ट्रक्चर होता है उसमें फॉरेन फंडिंग का कोई तलब नहीं उन अकाउंट से, और ना कि वो इतने अकाउंट हैं जो कि उन्होंने लिख दिया। ये
इट्स जस्ट लाइक अ पैरा जो आता है, उस पर डिबेट होती है, डिस्कशन होती है, उन्होंने वो सारा उठा के उसमें डाला है, लेकिन दैट्स जस्ट अ रिपोर्ट, उसकी अभी तो स्क्रूटनी एक्चुअली इन द सेंस जब वो आएगा, जब आप इलेक्शन कमीशन जब उसको रीड करेगा उसको समझ आएगी कि ये उनका फॉरेन फंडिंग से कुछ अलग नहीं है। और सेकेंडली, ये जो पैसा इन्होंने डबल काउंटिंग इस तरह की है कि जो फॉरेन फंडिंग से पैसा आया था, जो हमें हमारे अकाउंट्स में आया था, जो हमारे फॉरेन अकाउंट से, मतलब थे पाकिस्तानी फॉरेन फंड आते थे, तो उनको से हम जो पैसे भेजते थे दूसरे अकाउंट में, जो लेट से 5 लाख भेज दिया, मतलब कोई ऑफिस की रनिंग थी दूसरे शहरों में थी, उन्होंने उसको भी जमा करके उसको एक्चुअली वो फिगर को एक्स्ट्रा बना दिया कि ये फिगर भी उसमें ऐड कर दी, जबकि ये अमाउंट सेंटर में आती थी और वो वहां से पैसे दूसरे अकाउंट में जाते थे और उनका कोई डायरेक्ट डोनर नहीं था, वो कोई फॉरेन डोनर्स नहीं थे, या वो कोई डोनेट नहीं होती थी वहां से। ये जो अकाउंट अदरवाइज यानी साहब आपकी सारी बात दुरुस्त है। आज फवाद साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारी चीजें आई। तहरीक इंसाफ को जब पता है कि कोई ऐसा मामला नहीं, तो आप क्यों ये बार बार दरखास्त करते हैं कि इस फैसले को मजीद हमें 2 हफ्ते का टाइम दे दें, मजीद 3 हफ्ते का टाइम दे दें? जब कोई ऐसा मामला नहीं है तो फिर टाइम लेने का क्या मकसद है? देखिए जी, वो इसलिए है कि हमने को ये नहीं कहा, आज ही रिपोर्ट आई थी, आई वॉज इन द कोर्ट, आई वॉज विद द इलेक्शन कमीशन, हमने ये कहा कि रिपोर्ट आ गई है ताकि हम आपको एक जाहिर है, जब एक रिपोर्ट आई है, एक थर्ड पार्टी ने एक रिपोर्ट दी है, तो फिर क्या होगा जब हमें वो मिलेगी फाइल, तो हम उस पर जैसे आज हमने डिस्कस किया और आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मीडिया के सामने हमने सारी बात की। अब कोर्ट, जो भी कोर्ट है, कंसर्न जो इंस्टीट्यूशन है, जिसकी इलेक्शन कमीशन है, उनको हमने ये कहा है, ये तो नहीं कहा कि नहीं जी अब 2 हफ्ते भी तो गुजरने हैं, ताकि हम आपको ये क्लैरिटी दे दें, अगर आपके कोई इबहाम है उसको दूर करें। ये तो एक प्रोसीजर है, बीइंग अ लॉयर, मैं खुद भी एक लॉयर हूँ, ये तो बड़ी सिंपल बात है कि जब आपको एक रिपोर्ट मिलती है उसका तज्जिया होता है, जब वो तो भी रिपोर्ट है ना, जैसा मैं PAC में भी हूँ, पब्लिक अकाउंट कमेटी में भी हूँ, वहां पे पैराज आते हैं ऑडिटर जनरल के, हम बैठ के पैराज डिफ्यूज हो जाते हैं विद हमारे जो ऑफिसर्स आते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के, तो ये तो एक रिपोर्ट है। तो यही मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि बड़ी बात है, उनका खुश होना या ना होना से तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आपकी सारी बात तस्लीम। आमिर महमूद कियानी साहब, आप टेक्निकल बात कर रहे हैं और ये टेक्निकल बात सही भी है। तो इसी तनाजुर में अगर देखा जाए कि रिपोर्ट तो अभी आई है, अभी उसके मतन भी सारे पढ़े जाएंगे, फिर इलेक्शन कमीशन फैसला भी देगा, तो अभी से वफाकी वज़रा ये कहना शुरू कर दें कि हमें तो क्लीन चिट मिल गई, हम तो फिर से सुरखरू हो गए, तो फिर क्या ये रिवायत ठीक है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो रिपोर्ट आई ना, हमें कॉपी दिया, क्योंकि हम उससे पहले अवेयर हैं। एज ए सेक्रेटरी जनरल में जब रहा हूँ, अब एडिशनल सेक्रेटरी में काम कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी हमारे आंखों से और हाथों से गुजरा हुआ है। सो वी नो कि जो रिपोर्ट आई है उनको हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स पता है, उन्होंने जो लिख के भेजा है हमें तो क्लैरिटी है। ये टाइम उनको चाहिए, जो अपोजिशन वाले हमारे खिलाफ जो वकला हैं, ये उनके लिए उनको टाइम 2 हफ्ते चाहिए होंगे कि वो करें। हम तो रेडी इसलिए हैं कि हमने तो, ये तो हमारे अपने अकाउंट्स हैं, तो हमें इसलिए हमने कहना पड़ा और कह रहे हैं कि भाईजान अल्लाह का करम है, वही चीजें आ गई हैं सामने जो हमने कही थी। हम तो ये बात कर रहे हैं, हम तो ये बात ही नहीं कर रहे। वो जो बेचारे हैं ना, उनकी तो किताबें भी तक बंद हैं, रिपोर्ट भी पढ़ी नहीं है। अपोजिशन वाले माशाल्लाह पढ़े लिखे जितने हैं, वो आपको पता ही है। ये अकाउंट है, उन्हें किस तसल्ली से पढ़ लें। ये मिठाइयां जो पहले गले पड़ी थी, आप ये भी पढ़ेंगे, और अभी तो इनके अकाउंट आने। अच्छा, इस रिपोर्ट में एक पैरा ऐसा भी है जिसमें कहा गया है कि ना मुद्दई, ना जिस पे इल्जाम लगा है वो, और ना ही जिसने इल्जाम लगाया वो दोनों इस चीज को अभी तक साबित नहीं कर सके। देखिए, साबित हमने किसी को नहीं करना, हमें इलेक्शन कमीशन ने कहा है, हमारा काम है उनको डिटेल्स देना, वो हमने दिए। द ओनली पार्टी जिसके इतने मेटिकुलस, इतने अच्छे और इतने बेहतरीन तरीके से हमारे अकाउंट्स बने हैं, कोई पार्टी अगर इससे मैच भी करे तो बहुत बड़ी बात है। अभी तो उनके ऑडिट रिपोर्ट बन रही है, हमें तो कोई अल्लाह के फजल करम से फिक्र नहीं। हम ये सिर्फ कहा था कि आप जब ये करेंगे तो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको की रोशनी में, फैसले की रोशनी में कहा गया था कि आप काइंडली उनका भी करें, बाकी पार्टी को, और होना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी रवायत है कि आप इसको स्क्रूटनी करें, हर पार्टी की स्क्रूटनी करें, शफाफियत सामने आए। ये तो एक अच्छा ट्रेंड है। जैसे खान साहब ने एक ट्रेंड बनाया है कि औलाद और वफात की सियासत खान साहब ने नहीं की। ये जो पार्टियां हैं, अब ये सोचें कि ये तो अपने बच्चों को, हर बच्चों को उठा के, मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, वो आगे प्रमोट करें। खान साहब ने तो कभी अपनी औलाद की
ना मफादी साबित किया। हम तो ये कहते हैं कि बहुत अच्छा काम किया इलेक्शन। चले, एहतसाब होना चाहिए, सबका होना चाहिए, मान लिया इस बात को। तो आमिर महमूद कियानी साहब, अगर आप ये समझते हैं कि वो डबल फिगर्स में रकूम को ऐड करके वो 31 करोड़ अगर वैसे भी सेटल हो जाता है तो ठीक है बात, तो फिर ये बात कि न्यूजीलैंड और कनाडा के जो अकाउंट्स हैं वहां तक रसाई नहीं दी गई, उसके पीछे फिर क्या वजूहात? ऐसा नहीं। जो न्यूजीलैंड की देखिए, हमारा ये वाहिद पार्टी है। देखिए, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, अभी ये जो खाइफ हैं इलेक्शन जो ईवीएम से ओवरसीज पाकिस्तानियों से खाइफ हैं, तो क्या है वजह? मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि हमारे ऑफिस जो हमारे सेक्टर्स है ना सारी दुनिया में, वो अगर अपनी कलेक्शन करते हैं उससे हमारा तलक नहीं है भाईजान। आर यू अंडरस्टैंड? वहाँ जो लोकली ऑफिस चलते हैं, अगर वो अपने फंड उन्होंने अपने अकाउंट में अपने फंड बनाए हैं और वो ऑफिस से चलाते हैं, उसमें सेंटर का क्या तलक है? ये तो ज़ाहिर है, ये तो नहीं कोई सेंट्रली कंट्रोल होता है सारा कुछ, जो लोग सेंटर में भेजते हैं। आमिर कियानी साहब, क्या आपने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कोई ऐसे अकाउंट सामने लाए हैं? आपको कोई ऐसे सबूत मिले हैं कि जिसपे आप समझे इन लोगों ने करप्शन की है? सॉरी, अच्छा, इस तरह मैंने कहा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कोई ऐसे अकाउंट आपके पास आए हैं, आप उन्हें सामने लेके आए हैं कि जिस पर आप ये दावा कर सकें कि ये असल करप्ट है? हमने जनाब जमा करा दिए और मैं उसका पिटिशनर हूँ खुद जाती तौर पे। आपको भी वो स्क्रूटनी तो आने दें। इनके तो ये हालत है कि पापड़ी वाला, कद्दू वाला, केड़ा केड़ा वाला जो है ना, वो सब अकाउंट भी खुलेंगे। हम तो कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ है इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ये बड़ा अच्छी बात हुई है। इंशाअल्लाह ताला आपके सामने भी तो हम तो क्लियर हो जाएंगे अल्लाह के फजल करम से। हम अभी हमारा तो जितना जोर लगाना तो लगाया, हम कहते हैं और भी लगा रहे। वो अभी तो बिस्मिल्लाह होनी है जिन्होंने इस मुल्क के साथ जो करके बाहर फ्लैट। कियानी साहब, आप कहते हैं बिस्मिल्लाह होनी है। फवाद चौधरी साहब का ये कहना था कि 8 अकाउंट्स हमारे मेन अकाउंट्स हैं जो ऑपरेशनल हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, फिर कुछ जैली अकाउंट्स हैं जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने बनाए होंगे। अब अगर इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी अकाउंट मेन कुछ अलहदा हुए और जैली कुछ अलहदा हुए, तो फिर उन पे क्या ऑब्जेक्शन लगाएंगे? सर मैं आपको बताता हूँ, देखिए यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये जो मैं आपको किस्से सुना रहा हूँ ना पापड़ी शापड़ी वाला, ये सारे फॉरेन है। इस केस का टाइटल क्या है? इस केस का टाइटल है फॉरेन फंडिंग। ठीक है, अब लोकल हमारे पास ये सबूत जो हम अपने फॉरेन फंडिंग की जो चैप्टर्स थे वो सारे हमने डिक्लेयर किए। उससे अब पैसे अगर आगे आप देते हैं तो वो अकाउंट भी अवेलेबल है। वो तो उन्होंने कभी कुछ अकाउंट जो 8 आप जिक्र कर रहे हैं वो तो लोकल अकाउंट है, उसमें जो हमारे ही पैसे यहाँ से जाते हैं, जो हम डिस्पर्स करते हैं उनकी मंथली जो बिजली का बिल है या रेंट है या इस तरह। फॉरेन फंडिंग केस का टाइटल समझें, हम तो वो बात करें जो हमें फॉरेन से आए हैं, हमने वो तो सारा डिक्लेयर किया हुआ है। सही। तो कियानी साहब, अगर इसको मान लिया जाए कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इससे सुरखरू होकर निकलेगी, तो आपको क्या लगता है कि क्या कोई ऐसी जमात है कि जिसके सर पे अभी नाअहली की तलवार लटक रही है? मैं आपको आज आपके प्रोग्राम से ये बात बता रहा हूँ, आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि ये दोनों जमातें जिन्होंने, और ये सिर्फ इतना नहीं होगा, ये जो इनके अकाउंट में पैसे आए हैं आपको पता लग जाएगा कि इनके अकाउंट से पैसे इन जाती अकाउंट्स में भी ट्रांसफर हुए। ये ऑन रिकॉर्ड है, यानी पार्टी अकाउंट से जाती अकाउंट्स में भी ट्रांसफर किए गए हैं और वो आगे से जो फॉरेन उनके जो पैसे आगे पीछे जमा करते रहे हैं और वो जो माशाल्लाह बाहर जाते रहे और फिर बाहर से पापड़ी के चक्कर में और पता नहीं किस किस के चक्कर में आते रहे। अभी वो तो एक पूरी देखें, हमें तो छोड़ दें इनकी। यानी साहब आज कबीना का भी इजलास हुआ और कबीना का भी, यानी साहब आज इजलास हुआ, कबीना के इजलास में भी कुछ अहम फैसले हुए होंगे। क्या आप इस पे उम्मीद पे हैं कि आप मार्च से पहले अपोजिशन के दावों को गलत साबित कर दें, महंगाई पर कंट्रोल कर लें और अपोजिशन जो है उनको टफ टाइम दें? इस वक्त तो आपको टफ टाइम है। मैं आपको बताऊं, प्लीज रजिस्टर करा, ऑपोजिशन हमारा कभी सब्जेक्ट रहा ही नहीं। ये जो पीडीएम है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आज तक मैं आपके प्रोग्राम बता रहा हूँ, जब भी हमारी कोर कमेटी की या पॉलिटिकल कमेटी की, सुप्रा कमेटी की मीटिंग होती है, वी नेवर इवन डिस्कस के पीडीएम की हैसियत क्या है। वी आर नॉट वेरी, हाँ हमारी जो लड़ाई है वो जो इंटरनेशनल महंगाई हुई है उसके खिलाफ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को, खान साहब की कोशिश है, पीएम साहब की कोशिश है कि जो तबका पिसा हुआ है उसके लिए कैसे करना है। दैट इज द फाइट, इट्स नॉट अबाउट देम। ये तो कोई हमें इनकी बॉडरेशन ही नहीं है। ये जितना जोर लगाते हैं 3 साल में, आज ये कल ये, इनको पता है कि ये अब ये जो आपके फॉरेन फंडिंग में इनको एक तिनके को, जो कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, वो हमेशा उनको बेचारों को कुछ छोटी सी चीज मिलती है तो वो उसको
बड़े आईने में देखते हैं, तो वी आर नॉट वरी इंशाल्लाह। कियानी साहब, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तो पहले 100 दिन अहम थे, उसके बाद फिर 3 माह अहम हुए, फिर 6 माह हुए, और यूं 3-3 माह का अरसा गुजरते गुजरते 3.5 साल गुजर गए। आज के काबीना इजलास में वज़ीर आज़म ने फिर से कहा है कि मार्च तक मुश्किल हालात हैं, अप्रैल में खुशखबरी आएगी। तो ये जो अब के 3 माह हैं, इसमें मुश्किलात हैं क्या, और अप्रैल में खुशखबरी किस चीज़ की? मुश्किलात देखें, मुश्किलात की आपका इंटरनेशनली जो कुकिंग ऑयल है, जिसे आप कहते हैं कनोला, वो 137% बढ़ गया। चीनी आपकी 92% बढ़ गया। लेकिन हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह सब्सिडीज दी हुई हैं, और अभी 200 अरब की और सब्सिडीज देने जा रहे हैं किराना स्टोर से। लेकिन आप जो वो बात कर रहे हैं, जब अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह, आप जो कहते हैं मुझे पहले पैसे दिया, ये दिया, ये वो वाहिद गवर्नमेंट है जिसने फर्स्ट टाइम जो लोकली चीजें बनना शुरू हुई हैं। इवन कि आपके मोबाइल फोन तक 70% तक पहुंच गई जो लोकल आपकी मैन्युफैक्चर है। इसी तरह आपकी गाड़ियां बुकिंग 6 महीने की हुई है। आपकी टूरिज्म में आपने रिकॉर्ड अल्लाह के फजल करम से चीजें की हैं। देखिए, ये वो कौम है जिसको 40 से 50 साल तक सही रगड़ा गया है। 3 साल में तो भाईजान एक घर, कनाल का घर बनाना शुरू करने नहीं खत्म होता। और इंशाल्लाह मैं खुशखबरी वो पीएम साहब की बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इंशाल्लाह ताला कि जो जो ये चीजें चेंजेस इंटरनेशनली आ रही हैं, चीजें सेटल डाउन हो रही हैं। आपको पता है 1 साल तो रुक गया था, और ये क्यों नहीं कोई कहता कि दुनिया आज हमें से प्रेज करती है, अल्लाह की बात करने वाली है, हमें प्रेज करती है जिस तरह कोविड को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जिस तरह किया है, दुनिया प्रेज कर रही है। मैंने तो मीडिया पे कभी नहीं सुना कि कभी कोई जिक्र करता हो कि जी कोविड पाकिस्तान को जो अल्लाह ने, खुदाए बुजुर्गो बरतर की जात हमें इस वबा से बचाई रखे। और हम ये उम्मीद करते हैं कि यही 3 माह जो है ये मुश्किल है, उसके बाद खुशखबरी आएगी और खुशहाली भी पाकिस्तान में आएगी। बहुत शुक्रिया आमिर महमूद कयानी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर सियासी मंजर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदी। नाज़रीन, इत्तलात ये हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। उस टेलीफोनिक राब्ते में बेशुमार राबितों का भी जिक्र किया गया, और उस पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मौलाना को एतमाद में भी लिया गया। और ये इस हिकमत अमली पर इत्तफाक किया गया है कि आइंदा की जो सियासत है और हुकूमत के खिलाफ जो महाज आ रही है, वो पार्लियामेंट के अंदर ज़्यादा मजबूती से होनी चाहिए। तो अपोजिशन के मुस्तकबिल में अज़ाइम क्या हैं, अपोजिशन हुकूमत के जो मौजूदा इकदामात है उसको किस नजर से देखते हैं, इसी बारे में बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। राना तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना तनवीर साहब, अगर आज के वफाकी काबीना के इजलास की कहानी आपको बताऊं तो उसमें यह फैसला हुआ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से कि मियां शहबाज शरीफ साहब को टारगेट किया जाए, और इस ज़िमन में तमाम वफाकी वज़रा और पार्टी तर्जुमानों को गाइडलाइन भी जारी की गई है। अगर इस तरीके से वफाकी काबीना के इजलास में अपोजिशन को टारगेट करने का फैसला कर लिया जाए तो फिर अपोजिशन कहां जाएगी? मैं तो देखिए, मैं तो शुरू से कहता हूं कि ये स्वाए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के और कुछ भी नहीं गवर्नमेंट कर रही। इतनी तवज्जो अगर ये अपनी गवर्नेंस पे देते, लोगों की बेहतरी के लिए काम करने पे तवज्जो देते, तो शायद आज पाकिस्तान का ये हाल ना होता, ये हालात मुख्तलिफ होते। इन्होंने अपना सारा टाइम इस पे जोर लगा दिया। अब आखिर में यही रह गया कि शहबाज साहब जो है, जो ये समझते हैं, जो हुकूमत है या इमरान खान समझता है कि अगर कोई मुझे इस वक्त कोई थ्रेट है या कोई सब्स्टिट्यूट है तो वो सिर्फ शहबाज शरीफ ही है। तो इसलिए उसको फोबिया हुआ है शहबाज शरीफ साहब का, और रात दिन उसको एक ही काम है कि किस तरह शहबाज साहब को केसेस के जरिए कोई ऐसे केस बनाए जाए जिससे उनको साइड लाइन किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये नामुमकिन है जो जिस ट्रैक पे वो चल रहा है। अब जिस तरफ बात जा रही है, मेरा ख्याल ये रुकने वाली नहीं है। अब तो सारी चीजें खुल रही हैं, ऐसा बाहर आ रही हैं। कभी आपने कहा है जिस तरफ ये बात जा रही है, जिस तरफ का क्या हवाला है ये तो बता दें। जिस तरफ आप किधर इशारा कर रहे हैं, उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं जिन पे पहले इल्जाम लगता था, या किसी और तरफ? नहीं, मैं समझता हूँ कि मेरी जो मुराद है कि ये चीजें जिस तरफ जा रही हैं वो मौजूदा हुकूमत के चल चलाओ की तरफ जा रही है।
अब तो उनका चल चलाओ है और दिन ब दिन आप देखते हैं कोई ना कोई चीज ऐसी सामने आती है जैसे वो एक्सपोज हो रहे हैं। पहले तो गवर्नेंस की बात होती थी, पहले तो उनकी पॉलिसीज की बात होती थी कि इन पे मुल्क नहीं चल रहा। अब तो उनके जाती जो मामलात हैं वो भी इस तरह करप्शन के हों, वो फॉरेन फंडिंग को हों, उनकी इनकम टैक्स अगर वो 1 साल पहले 2 लाख देते हैं तो अब 98 लाख रुपया इनकम टैक्स दिया है। तो वो रेशो जो इनकम टैक्स की है उससे उसकी इनकम की रेशो अगर मैच कराएं तो वो भी अनप्रेसिडेंटेड है, इतनी मल्टीप्लाई होना है 1 साल में। तो वो पैसे किधर से आए, क्या सोर्स ऑफ इनकम था जो 2018 में नहीं था। लेकिन राणा साहब इस हिसाब से देखें तो शहबाज शरीफ साहब की फिर इनकम गिरी है नीचे। नहीं देखिए, ये जो चीजें ना इनकम टैक्स की, ये उस हवाले से होती है कि मैं खुद भी इनकम टैक्स देता हूँ। कभी ज्यादा फसल हो गया तो ज्यादा इनकम टैक्स दे दिया, कभी ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो ज्यादा इनकम टैक्स दे दिया। तो ये चीजें चलती रही, कम हुआ तो कम दे दिया। ये तो टैक्स मैनेजमेंट भी एक लफ्ज है, वो आपके वकला करते हैं। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ शहबाज साहब का गिरना या ऊपर जाना इस रेशो से नहीं है। आप देखेंगे तो 5-10 लाख ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन ये तो आपके बड़े करीबी साथी, आपके इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान साहब, पहले वो पार्लियामेंट को मानते नहीं थे, अब अचानक उन्होंने पार्लियामेंट को मान लिया है और पार्लियामेंट के अंदर जंग लड़ने का उन्होंने कह दिया है। तो क्या आप लोगों ने मनाया उसे या उन्हें किसी तरफ से इशारा मिला? नहीं, मेरा ख्याल है हमने उनको मनाया है कि जो शुरू से हमारा स्टांस था वो यही था कि हमें बड़ा एक प्लेटफॉर्म जो इस सिस्टम, देखें ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो मैंने कहा है, जैसे मुझ पे इतराज भी आया, आपके प्रोग्राम में भी कोई बात थी कि हमें अपनी जो स्पेस है पार्लियामेंट्री एक प्रोसेस में वो कम नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी स्पेस लेनी है, जो कि मैं समझता हूँ कि शुरू दिनों में शायद उस तरह हमने नहीं ली। वो ये भी था कि केसेस इतने ज्यादा बना दिए गए कि हम उस तरह नहीं वो कर सके, रोल अदा कर सके। लेकिन मैं समझता हमारे जहाँ बाहर एक आईनी तौर पे हम कर सकते हैं एहतजाज मुख्तलिफ चीज़ों पे या हुकूमत के खिलाफ हम मोबिलाइज कर सकते हैं, वहाँ अंदर बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पार्लियामेंट के अंदर काम करें और वहाँ अपना जो एक खुशाइन बात है, एक अच्छा स्टेप है, अच्छा इकदाम है, मुस्बत सोच है कि अगर पार्लियामेंट के अंदर ही आप हुकूमत के खिलाफ इकदामात करें और आवाज़ उठाएं अवाम के हक में। राना तनवीर साहब, आज जो राबिता हुआ मियाँ नवाज शरीफ साहब का और मौलाना फजलुर रहमान साहब का, इतलात ये हैं कि कुछ राबितों पर मियाँ साहब की तरफ से मौलाना को एतमाद में लिया गया है। वो राबिते कौन से हैं? देखिए, ऑनेस्टली मैं बताऊं कि मुझे ऐसे कोई जिस एंगल से आप बात कर रहे हैं वो मैं समझता हूं कि ना उस किस्म का राब्ता मियाँ नवाज शरीफ साहब करेंगे तो ना हो सकता है, जो मेरी एक असेसमेंट है। क्योंकि एक काम वो जदोजहद कर रहे हैं, उस जदोजहद के जरिए उन्होंने बहुत ज्यादा तकलीफें भी बर्दाश्त की और जो केसेस देखे, तो अब उसमें मेरा हाल है अगर उसको कोई अगर बात करता है कोई इस किस्म की कि हम आईन और कानून की पासदारी की बात करें या शफाफ इलेक्शन की बात करें, तो उसमें मेरा हाल है किसी की बात सुनने में या उस बात को मानने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कोई इस किस्म के राब्ते जिसकी कोई आप बता रहे हैं कि शायद किसी और कुत्तों की तरफ से होते हैं राब्ते मुख्तलिफ पोलिटिकल लोगों से भी होते हैं, कोई जमहूरी लोगों की तरफ से भी होते हैं, लेकिन मैं उस पर कोई ज्यादा नहीं समझ सकता। चलिए राना साहब, हम उस पर बात कर लेते हैं जिसका जवाब आसान होगा। आज एक ऑडियो बड़ी डिस्कस हो रही है हर टीवी चैनल पे। आपने हमेशा मीडिया का भी साथ दिया है और आपने बड़ा भरपूर तरीके से तनकीद को भी बर्दाश्त किया है। परवेज़ शीर साहब का कहना कि नाजेबा तरीन अल्फाज आपने सुन लिए थे सहाफ़ी मज़हर अब्बास, हसन नसार, अरशाद भट्टी, इनके हवाले से जो कहे, तो आप क्या समझते हैं कि वो उस वक्त आपकी हुकूमत थी, तो क्या हुकूमतों को ऐसा करना चाहिए? देखिए, परवेज़ शीर साहब जो है ना बड़े एक शरीफ नफस आदमी है, उनकी तबीयत बड़ी सिविलाइज किस्म के बंदे हैं। लेकिन ये ऑडियो जो चली है या वीडियो चली है, मुझे उसकी डिटेल का तो नहीं पता,
वाकई राना साहब, मैं समझता हूँ कि अनलाइक परवेज रशीद साहब अगर कोई बात की है। राना साहब, आप हमें ये प्रोग्राम करते हुए स्लॉट में कोई 1.5 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है और आप बारहा हमारे प्रोग्राम में आए हैं और आपके राना अजीम साहब से करीबी ताल्लुकात और पुराने ताल्लुकात भी होंगे, लेकिन एक बार भी आपकी जानिब से हमें यह नहीं कहा गया कि इस टॉपिक पे आपने सवाल करना है और इस पे नहीं करना है। यानी ना आपने हमें डिक्टेट किया और ना हमारे 23 सवालों के ऊपर आपकी तरफ से कभी कोई गिला सुनने को मिला है। तो हम आपके भी ज़र्फ का एहतराम करते हैं। तो इसका मतलब क्या हम ये समझें कि किसी भी पार्टी को अपना स्पोक पर्सन जो है वो मीडिया में इंजेक्ट करने की जरूरत है, तभी वो पार्टी आगे बढ़ेगी? नहीं, मैं समझ स्पोक्स पर्सन तो होते हैं जो पार्टी पॉलिसीज की या जो लाइन होती है या कोई चीज आती है तो उसको एक्सप्लेन भी करते हैं, अपनी पोजीशन वाज़िया भी करते हैं। स्पोक्स पर्सन हमेशा अदारों में भी होते हैं, पार्टीज में भी होते हैं, हुकूमतों के भी होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मीडिया में इंजेक्ट करना तो स्पोक्स पर्सन ही होता है। उसको इंजेक्शन की तो बात तो नहीं होती कि उसको आगे करना कि जी आप वहाँ तो स्पोक्स पर्सन आप बना देते हैं और वो जाके आपकी दफा करता है या आपकी पोजीशन को एक्सप्लेन करता है या अपनी पॉलिसीज को। तो कोई स्पोक्स पर्सन अगर एक आध बंदा हमारे आप काबू भी आ जाए, चले लेट्स प्रिज्यूम के राना अजीम साहब को हम पकड़ लेते हैं, बाकी जो 50 इस वक्त मीडिया चैनल बने हुए हैं और उस पर हर मीडिया पे 4, 5, 5, 6 एंकर होते हैं, तो मैं समझता हूँ ये पॉसिबल नहीं है। ये जो बात आप कर रहे हैं कि अगर राना साहब को लगा देंगे, राना अजीम साहब को, तो सारा माहौल ठीक हो जाएगा, वो तो हमें ये बर्दाश्त करना है, हमें क्रिटिसिज्म और उसका हमने जवाब देना है, पॉजिटिव जवाब देना है। राना साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। तीसरी ऑडियो है जो आ गई और तीनों ऑडियो जो है वो मीडिया के हवाले से हैं और तीनों ऑडियो जो है वो मरियम साहबा भी हैं और अब परवेज रशीद साहब भी आ गए उसमें। तो आप मुस्लिम लीग नून के लिए क्या ये परेशानी की बात नहीं है और आप क्या समझते हैं ऑडियो कहाँ से आती है? ये मुझे खुद समझ नहीं ऑनेस्टली आ रही कि ये सारा सिलसिला है क्या, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने तो आपको पता है कि पहले भी जो भी कोई लॉज बनाए हमने उसमें ऐसे कोशिश नहीं की कि मीडिया को किसी तरीके से दबाया जाए या उनको काबू किया जाए। और आज मैं समझता हूँ कि कोई भी फिर वही बात आ जाएगी कि इस वक्त जो मीडिया जिस तरह काम कर रहा है, दुनिया में भी काम कर रहा है या इधर भी है या सोशल मीडिया है या बहुत सारी चीजें हैं, किस किस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। वो तो अपने, अगर किसी हुकूमत का मसला है तो उसने अपनी परफॉर्मेंस से दिखाना है, अपनी डिलीवरेंस से दिखाना है, अपनी खिदमत से दिखाना है, अपने कामों से उन्होंने दिखाना है कि हम क्या कर रहे हैं। बाकी सारी चीजें चलती रहेंगी तो लोग खुद इसका हिसाब करते हैं, जज करते हैं, खुद फैसला करते हैं। किसी के बताने से या मीडिया के शोर करने से, अगर मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ तो मीडिया के कहने से मुझे क्या फर्क? तनवीर साहब, आपकी बात बिल्कुल बजा है। आप ये देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में इंटरनेशनल सतह पे ये बात उठी थी कि मौजूदा दौरे हुकूमत में पाकिस्तान में मीडिया पर कदगन लगाई जा रही है। ये आपके दौर में नहीं थी, आपने भी उस आवाज़ में लाई। अब आप ये देखिए कि मीडिया से ही मुतल्लिक मरियम नवाज साहिबा की ऑडियो का मंजर आम पे आना, जो पहली ऑडियो थी उसका फिर रद्द अमल में उनका तस्लीम भी कर लेना। अब आलमी सतह पे मरियम नवाज साहिबा को लेकर बातें हो रही हैं कि मीडिया को कंट्रोल किया जाता है साबिक वजीर आजम की बेटी की जानिब से। तो अगर इस तरह की रवायत चल पड़ी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए लम्हा फिक्रिया नहीं बन जाएगा? लेकिन आज जो वीडियो आ रही है, मैं समझता हूँ कि ये उनकी क्रेडिबिलिटी क्या, मैं तो अभी तक इस सोच पे पड़ा हुआ हूँ। ये जो आए दिन कोई ना कोई वीडियो आती है, ये सारा मसला है क्या, कौन रिकॉर्ड करता है, किस तरह होती है और किस वक्त ये लीक होती है, ये सारा मसला है क्या? बाकी तक नाना साहब, मान लिया इसको चेक करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आज सारा दिन में आपकी पार्टी का इस ऑडियो पे कोई मौक़िफ़ नहीं आया, एक सिंगल मौक़िफ़ नहीं आया। अगर ये गलत है तो आपको चैलेंज कर देना चाहिए और अगर दुरुस्त है तो क्या पार्टी को इस पर शर्मिंदगी नहीं है उनकी? नहीं, मैंने तो पहले कहा कि जो आप भी जानते हैं परवेज रशीद साहब को, वो अनलाइक परवेज रशीद साहब, ये जो बातें उनके मुंह से मैंने आज तक कोई ऐसी बात नहीं सुनी जो गाली गलौच हो या कोई ऐसी बात। अब इसका तो वही जवाब दे सकते हैं ये सही है नहीं सही।
लेकिन मैं जो उनको जानता हूँ वो इस तबीयत उनकी नहीं है जो ये सामने लाया जा रहा है या बताया जा रहा है। तो राना साहब आप चलें, इस मामले पे पार्टी को अपनी गाइडलाइन भी जारी करनी चाहिए और आइंदा की हिकमत अमली भी मुरतब करनी चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब का तज़किरा कर लेते हैं। आज वफाकी काबीना के इजलास पे भी उनकी वापसी के हवाले से बातचीत हुई। हुकूमत काफ़ी सोच विचार में है, लेकिन PMLN के रहनुमाओं से बात करें तो हमें तफरीक दिखाई देती है उनकी वापसी के हवाले से। जो बातें हम सुनते हैं, तो पार्टी में उनकी वापसी के हवाले से इबहम क्यों है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिसने भी बात कोई खास टाइम देते हैं या कोई बात करते हैं, उसकी मुझे भी खुद समझ नहीं आ रही, क्योंकि पार्टी की सतह पे कभी भी इस किस्म का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। जो फैसला हमें पता है वो यही है कि वो इलाज के लिए गए हैं। इलाज जब मुकम्मल होगा, डॉक्टर उनको इजाज़त देंगे तो तभी वापसी उनकी मुमकिन होगी। बाकी अगर कोई कहता है कि परसों किसी ने आना है, परसों एक हफ्ते बाद आना है, तो उसका तो वही जवाब दे सकते हैं, पर पार्टी वो नहीं। पार्टी चलिए राना साहब, ये तो आज क्लियर हो गया, आप अहम तरीन रहनुमा हैं और आपकी तरफ से क्लियर हो गया कि अभी आने के इम्कान नहीं, जब डॉक्टर इजाज़त देंगे फिर आएंगे। राना साहब, आखिरी सवाल, आपने मौलाना साहब को राज़ी कर लिया। मौलाना साहब कहते हैं अंदर से तब्दीली लाएंगे, पार्लियामेंट के अंदर से। अगर पार्लियामेंट के अंदर से आप तब्दीली लाने में कामयाब हो जाते हैं तो आइंदा वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी से होगा, वक्ती तौर पे नून लीग से होगा, या मौलाना साहब के साहबजादे होंगे? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कौन होगा, लेकिन ये जरूर है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे बिल्कुल एक चल रही है बात, और उसके कामयाबी पे प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, एक मैं कह सकता हूँ कि हमारा तो अभी तक यही सोच है। फैसले की तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन सोच है कि मुस्लिम लीग नून को ये जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए और हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए ऐसी सूरत हाल में। तो जब आप मौजूदा हुकूमत भी गिराना चाहते हैं और फिर मुश्तरका तौर पे उम्मीदवार भी लाना चाहते हैं, तो फिर अपनी पार्टी को मुकद्दम क्यों नहीं समझते आप? हम समझते हैं कि नहीं, हमारा जो मौक़िफ़ है वो तो है एक साफ शफाफ इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, आम इंतखाबात हों, उसके जरिए जो पार्टी जीते, जिसको जो PTI हो, PMLN हो, जिसको भी लोग वोट दें, वो आगे गवर्नमेंट बनाए, ताकि वो अपना एक मैंडेट, सही मैंडेट के साथ एक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़े और डिलीवर करे, परफॉर्म करे, जो हमारी सोच है। तो हम समझते हैं कि उसी वक्त हम बनाना चाहते हैं अपनी गवर्नमेंट, जब हम एक नए इंतखाबात के जरिए अवाम हमें मुंतखब करें। तो उससे पहले क्योंकि इनसे गवर्नमेंट चल नहीं रही, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, अवाम जो है 2 वक्त की रोटी नहीं उनको मिल रही, पॉलिसीज ऐसी हैं जो अवाम दुश्मन है। सही, मैं समझता हूँ कि अगर वो चले जाएं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तभी इक़्तिदार में आएगी जब अवाम उसे मुंतखब करेगी, 2/3 अक्सरियत उसे देगी, तभी वो इक़्तिदार में आएगी और तभी वो अवाम के लिए डिलीवर कर पाएगी। बहुत शुक्रिया राना तनवीर हुसैन साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर उस पर बात करेंगे, वो सियासी भी होंगे, मुआशी भी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक से पहले जिस तरह बात हो रही थी कि तहरीक अदम एतमाद की सूरत में वजूद आने वाली हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नहीं होगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आगे नहीं बढ़ेगी, ये राना तनवीर हुसैन साहब का मौक़िफ़ था। लेकिन देखना यह है कि तहरीक अदम एतमाद के लिए तैयारियां अपोजिशन की क्या हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सोच क्या है जो अपने तय सोच रही है, और PDM की सोच क्या है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, तहरीक अदम एतमाद पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिए बगैर ये तहरीक चल नहीं सकती, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शराइत आपको क्या दिखाई देती है? मेरे पास जो इतला है यासर, वो ये है कि पीपल्स पार्टी के साथ इनके राब्ते हुए और एक दफ़ा से ज़्यादा राब्ते हुए, और राब्ते में जब कहा गया कि हम इन हाउस तब्दीली ला रहे हैं और उसमें आप साथ दें, तो पीपल्स पार्टी ने वाज़े तौर पे कह दिया इन हाउस तब्दीली में उस सूरत में साथ देंगे कि स्पीकर से लेकर डिप्टी स्पीकर, वज़ीर आज़म तक तमाम चीज़ें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुशावरत और मर्ज़ी से होंगी। और उसमें उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि मुस्लिम लीग नून, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारा उसी के साथ मैच पड़ेगा, उसी के साथ हमारा इलेक्शन होगा, तो किसी सूरत में भी हम मुस्लिम लीग नून को किसी जगह भी इक़्तिदार में नहीं आने देंगे। पीपल्स पार्टी की तरफ से ये वाज़ेह शराइत आ गई है।
अब ये शरायत तीसरी दफ़ा आई है, इससे पहले भी एक दफ़ा हुई थी। अच्छा, फिर वहाँ पे पूछा गया कि पीपल्स पार्टी किसको नॉमिनेट करेगी। उन्होंने 2 नाम लिए, राजा परवेज़ अशरफ और नवीद कमर साहब क्या, लेकिन उन्होंने कहा जी हम 2 नाम देते हैं, लेकिन ये फैसला हम करेंगे कि किसको रखना है। ये पीपल्स पार्टी की जवाबदेही होगी, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान राजी नहीं है। यासर, मैं आपको अंदर की खबर दे देता हूँ, मौलाना साहब ने इस पर इनकार कर दिया है और उन्होंने ये बात जो राब्ता आज कह रहे हैं ना मियाँ नवाज शरीफ से, उस राब्ते भी उन्होंने कह दिया मियाँ नवाज शरीफ को कि अगर इन हाउस तब्दीली होगी तो इन हाउस तब्दीली में मेरा बेटा या मुस्लिम लीग नून, अब नॉन लीग बनना नहीं चाहती। वो कहते हैं कि आने वाले दिनों में अगर हम बन गए तो आने वाले दिनों में किस तरीके से हम सर्वाइव करेंगे, क्योंकि आने वाले जो दिन हैं वो बड़े खौफनाक हैं, महंगाई और दीगर मामलात हैं। वो कहते हैं हम क्यों तहरीक इंसाफ को जो है वो हीरो बना दें, लोग कहें कि इनसे भी कंट्रोल नहीं हुआ। तो तहरीक के अदम एतमाद पर पीपल्स पार्टी की शरायत पर किसी सूरत में ना नून लीग राजी है, ना अगर नून लीग राजी है तो मौलाना साहब राजी नहीं है, जिसके बाद ये तमाशा जो है ये ख़त्म हो जाएगा। ये जितनी मर्जी बातें कर लें कि हम तैयारी कर रहे हैं, हम फलां कर रहे हैं, हम फलां कर रहे हैं, कोई तैयारी नहीं हो रही। यासर, ये मैं आपको मुसद्दका बात कह रहा हूँ, कोई तैयारी नहीं हो रही। अभी तक कोई ऐसा मामला जो है पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस नहीं हुआ, ना मामला डिस्कस हुआ है, ना किसी ने यह कहा है कि जनाब फौरी तौर पे आप अपनी गिनती कराएं। और एक मसले वाली बात आपको बता दें, आपको पता है पीपल्स पार्टी से जब पूछा गया कि आपको अगर हम दे देते हैं वज़ारत उज़्मा भी, स्पीकर भी, डिप्टी स्पीकर भी आपको दे देते हैं, तो फिर आप कितने अरसे बाद असम्बली को डिज़ॉल्व करेंगे, अदम के बाद कितना अरसा। तो उनकी तरफ से आया कि ये भी हमारी मर्जी है कि हम उसे रखते हैं या नहीं रखते, हम उसे फौरी तौर पे डिज़ॉल्व करते हैं या नहीं करते। फिर उन्होंने कहा कि हमसे सब कुछ तय करें, निगरान सेटअप क्या होगा, निगरान सेटअप में हमारा क्या हिस्सा होगा। या सर, ये चीज़ें हैं जो बिल्कुल वाज़े, क्लियर, साफ जो हैं उन्होंने कह दी हैं। अब उन तमाम चीज़ों के बाद अगर कोई ये कहे कि अदम एतमाद कामयाब हो गया, अदम एतमाद आनी नहीं। चलो मैं आपको बता देता हूँ, अदम एतमाद नहीं आनी। ये शराइत है तो फिर अदम एतमाद का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब आप पीपल्स पार्टी को मुतमईन ही नहीं कर सकते तो पीपल्स पार्टी के बगैर आप अदम एतमाद कैसे ला सकते हैं? देखिए, मैंने फिर कहा कि पीपल्स पार्टी की शराइत पे मौलाना तैयार नहीं है, तो फिर ये वैसे ही मामला है कि ना कुछ होगा और ना कोई मामला आगे चलेगा। ये यहाँ तक ही है और यहाँ इससे बाद ये कुछ नहीं होने वाला। चले फिर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की पंजाब में होती मकबूलियत पे, जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो तस्लीम नहीं करती। वो तो खैबर पख्तूनख्वा के बाद इसे भी अपना कला समझती है और वह ये समझती है कि आइंदा आम इंतखाबात में हम इससे ज़्यादा नशिस्तें हासिल करेंगे। आप क्या समझते हैं कि PTI की कम होती मकबूलियत पे अपोजिशन जो मुतहर्रिक होती दिखाई देती है, अपोजिशन को किस हद तक इसमें कामयाबी मिल सकती है? अब तहरीक इंसाफ ने एक फैसला कर लिया। मैं आपको एक बड़ी खबर दे देता हूँ। एक हफ्ते में 2 मुलाकातें हुई हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब की वज़ीर आला पंजाब से। इन 2 मुलाकातों में, एक मुलाकात में मोहन इलाही साहब भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को यह कहा गया कि पंजाब में अगर कुछ चंद ऐसे काम जिसकी वजह से आज भी जो लोग डिस्कस करते हैं 1122, अस्पतालों में फ्री मेडिसन, स्कूलों में किताबें और दीगर सड़कों के जाल, उनकी जो चीज़ें डिस्कस करते हैं उसमें सबसे अहम चीज़ें, वो सारी चीज़ें जो है क्रेडिट पे मुस्लिम लीग काफ के हैं और चौधरी परवेज़ इलाही के वो क्रेडिट पे। जिसके बाद फैसला हुआ है कि अब तहरीक इंसाफ जो है पंजाब को फतह करने के लिए, या सर, पंजाब को फतह करने के लिए, पंजाब में अपनी साख को बहाल करने के लिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब की मदद लेंगे, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के मशवरे पे चलेंगे और जिस तरह चौधरी परवेज़ इलाही साहब कहेंगे उनको उनकी मुशावरत, ना सिर्फ उस बात को माना जाएगा बल्कि उनको अब अहमियत ज़्यादा दी जाएगी। अब आपको पता है जो मीटिंग हुई कल, उस मीटिंग में तो वाज़े तौर पे खुद वज़ीर आला कह रहे हैं कि हम बल्दियात में भी, पहले ये बात नहीं थी, हम बल्दियात में भी हर सूरत में इनके साथ जाएंगे, मुस्लिम लीग काफ को साथ लेकर चलेंगे। अब मुस्लिम लीग काफ को अगर आप बल्दियात में भी साथ लेकर जा रहे हैं तो इसका मतलब आप उनकी सारी चीज़ें मान गए। और परवेज़ इलाही साहब जो है वो इस पर भरपूर काम कर रहे हैं और आइंदा आने वाले चंद दिनों में आपको ये नज़र आ जाएगा कि मुस्लिम लीग काफ की तर्ज पर जिस तरह उन्होंने टाइम गुजारा था, सेम उसी तरीके से ये काम शुरू करेंगे तहरीक इंसाफ के लोग। और परवेज़ इलाही साहब जो है उनसे इन्होंने ना सिर्फ मशावरत बल्कि मशवरे मांगने भी शुरू कर दिए हैं। लेकिन आप ये देखें कि परवेज़ इलाही साहब का मौक़िफ़ ये था कि अगर नुकसान होगा तो दोनों को होगा, फ़ायदा होगा तो दोनों को होगा। अब वो इस बात का क्या इदराक कर रहे हैं या अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आगे फ़ायदा ही फ़ायदा? देखिए, मैं बता रहा हूँ, चौधरी परवेज़ इलाही साहब नहीं ला रहे, तहरीक इंसाफ को ज़रूरत पेश आई। तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम पंजाब में दावे करते इतने काम कर दिए, इतना बजट कर दिया, लेकिन हमारे पल्ले कख नहीं है।
हमें वो पोजीशन हमारी वो नहीं है, हमें उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जिसके बाद चौधरी परवेज लाई साहब से पूछा गया, वो पंजाब के सियासतदान है यार, इस पंजाब में उन्होंने करके दिखाया, उन्होंने फिर उन्हें कुछ चीज़ें बताई हैं। अब परवेज लाई के सेम स्टाइल से तहरीक इंसाफ को काम करना होगा। परवेज लाई जो है उनको इत्मीनान में ले लिया गया है, परवेज लाई इनकी मुकम्मल सपोर्ट करेंगे और बहुत से ऐसे मंसूबे जो तहरीक इंसाफ नहीं बना सकी, आइंदा आने वाले चंद दिनों में वो भी मंसूबे सामने आ जाएंगे। तो राना साहब फिर सवाल ये बनता है कि अगर ये फॉर्मूला कामयाब हो गया, ये जो स्ट्रेटजी चलाना चाह रहे हैं वो उसमें कामयाबी हासिल हो गई, तो फिर आइंदा आम इंतखाबात में आप फिर से PMLQ और PTI का इत्तेहाद देख रहे हैं? देखिए ये कबल अज़ वक्त बात है। अगर देखिए चौधरी परवेज लाई बड़ी सीधी बात करते हैं, मेरी खुद बात हुई, उन्होंने कहा भाई बड़ी सिंपल सी बात है, हम किसी सूरत में भी अवाम को तकलीफ नहीं देना चाहते। हम कहते हैं अगर अवामी हुकूमत है तो अवाम को रिलीफ दे, अवाम के लिए ऐसे मंसूबे शुरू किए गए जो ताहयात याद रहें। देखिए जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि चंद मंसूबे ऐसे थे उनके जो आज भी डिस्कस होते हैं, हर सूरत में डिस्कस होते हैं। तो पीपल्स तहरीक इंसाफ और PTI मुझे आइंदा भी आने वाले दिनों में इनका इत्तेहाद नजर तो आ रहा है, लेकिन उस सूरत में अगर PTI जिस तरह चौधरी परवेज लाई साहब के पास गए हैं, जिस तरह उन्होंने उनसे मशावरत की है, जिस तरह उनसे मशवरे मांगे हैं, जिस तरह उनसे तजावीज़ मांगी हैं, जिस तरह उन्होंने कहा कि हम आपकी तजावीज़ के मुताबिक काम करेंगे, अगर ये सिलसिला चला तो आप देखेंगे बड़ी बेहतरी भी आ जाएगी और फिर ये सिलसिला आगे तक चलता जाएगा। और अगर ऐसा सिलसिला ना चला तो फिर किसी सूरत में भी ये आइंदा इत्तेहाद मुझे नजर नहीं है। सही, ये फॉर्मूला अगर कामयाब रहा तो फिर ये इत्तेहाद आगे भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अगर ये फॉर्मूला कामयाब हो गया तो फिर ये इत्तेहाद आगे बढ़ेगा, अगर ना कामयाब हुआ तो इत्तेहाद यहीं पर टूटता दिखाई देता है। नाज़रीन, दिलास स्टार से मुझे और राना अज़ीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।